गुड इवनिंग जी। भाई नोट्स अपलोड किए वो देखे आपने? पढ़े? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। एक बार देख लेते अपन नोट से। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन 240। सबसे पहले तो देखो 240 तो जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन देता है और 241 जो है वो फाइनेंशियल ईयर की देता है। क्या क्या है? बैलेंस शीट, जिसे अपन क्या कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पोजीशन, और ये क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। एक है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, अगर इक्विटी में चेंज होता है तो। मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो वैसे पढ़ोगे तो वो तो बहुत आसान है। उसके क्वेश्चन अगर नहीं पढ़ के आप सीधा क्वेश्चन करोगे ना तो भी वो हो ही जाएंगे। उसके क्वेश्चन में कोई ज़्यादा आपको दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ऐसा कोई रूल वगैरह है नहीं। वो जो अपन नॉर्मल समझते हैं ना वही मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नोट्स टू अकाउंट एंड एक्सप्लेनेटरी नोट्स और कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड सेगमेंट रिपोर्ट। सेगमेंट रिपोर्ट क्या होता है? जब बड़ा बिजनेस होता है तो सेगमेंट के हिसाब से एक A17 है जो कहता है कि उसको सेगमेंट अलग अलग बनाने होते हैं। कुछ अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, जैसे जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से बना दी या फिर जैसे सेल्स के हिसाब से बना दी। किसी भी तरीके से सेगमेंट बना के उनकी रिपोर्टिंग करना, उनके अलग से जो है वो प्रोडक्ट वाइज बना दिया जिस भी तरीके से। एज पर A3 कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो 3 लोगों के लिए मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। OPC 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी और डोरमेट कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसमें ये चीज़ नहीं होती। ये चीज़ें देखिएगा यहाँ पर जो नोट्स में लिखा है ना, इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। रीजन ये कि 11-12 की बुक से लिखे गए और RPS से जब भी क्वेश्चन पूछती है तो एज इट इज़ ये वर्ड जो वो निकाल देती है। पूछ लेगी मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इंक्लूड नहीं है। 3 ऊपर वाले लिख दिया और एक इसमें से लिख दिया, डायरेक्टर्स रिपोर्ट लिख दिया या फिर ये प्रेसिडेंशियल लेक्चर्स लिख दिया, ऐसा कुछ भी लिख दिया। तो एंड प्रोडक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ताकि अपन ट्रू एंड फेयर व्यू दे सके किसके बारे में? फाइनेंशियल ऑपरेशन, परफॉर्मेंस और पोजीशन ऑफ कैश फ्लो वगैरह उसके बारे में बता सके। कैरेक्टरिस्टिक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या है? समराइजेशन होता है पूरे साल की जो भी अकाउंटिंग। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या? समराइजेशन, जो भी आपने अकाउंटिंग की पूरे साल का उसका लास्ट में समरी। ये अक्रूवल बेसिस, ये जो है वो अपने इसमें कंपनीज एक्ट में भी लिख रखा है, अक्रूवल बेसिस पे होगा, कैश बेसिस पे नहीं होगा। अकाउंटिंग 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो अक्रूवल, जैसे ट्रांजेक्शन हुआ वैसे लिख दिया, चाहे पैसा आया हो या नहीं आया हो, गया हो या नहीं गया हो। तो यहाँ पर अपने को एक्रूवल बेसिस पे करना होगा। एक कैश बेसिस पे भी अकाउंटिंग कर सकते हैं जिसमें कैश आने पे और कैश जाने पे एंट्री करते हैं, लेकिन वो वाला अलाउ नहीं है। हालांकि इनकम टैक्स कैश बेसिस अलाउ करता है, लेकिन अपने यहाँ पर अकाउंटिंग के अंदर एक्रूवल बेसिस पे ही अलाउड होता है। मनी के हिसाब से होता है। मॉनेटरी टर्म में जिसको अपन एक्सप्रेस कर पाते हैं उसी को लिख पाते हैं। टेक्निकल टर्मिनोलॉजी होती है, जैसे एसेट लिखा, लाइबिलिटी लिखा, इक्विटी, प्रेफरेंस वगैरह, ये सारी क्या है? टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज है। एक अब मैंने जो फाइल अपलोड की थी इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग वाली, जो है वो नई वाली फाइल, उसको एक बार पढ़ के फिर जो है वो इसके बेसिक्स वाले क्वेश्चन एक बार वापस ट्राई कीजिएगा। लगभग उससे क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। एक बार वो ट्राई कर लीजिएगा, फिर अपन वापस वो वाली एक बार PDF भी पढ़ लेंगे साथ में बैठ के। बेस्ड ऑन एजम्पन्स, अकाउंटिंग एजम्पन्स होती है। 3 एजम्पन है। 3 एजम्पन कौन सी? गोइंग कंसर्न, अक्रूवल और कंसिस्टेंसी। तो ये एजम्पन है, उसके ऊपर बेस्ड होता है। एजम्पन अगर फॉलो की गई है तो लिखने की जरूरत नहीं फॉलो की गई तो उसका डिस्क्लेमर देना होता है, डिस्क्लोजर देना होता है। बेस्ड ऑन पास्ट, सारे ट्रांजेक्शन पूरे साल में जो भी हुआ उनको बताते हैं और रिकॉग्नाइज प्रिंसिपल पे होता है। क्या होने चाहिए? इंटेलिजिबल होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए, कंपेरेबल होने चाहिए, एक कंपनी का दूसरे के साथ कंपेयर कर पाओ, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन दे और शुड कन्वे फैक्चुअल और एक्यूरेट जो है वो डाटा दे, इन्फॉर्मेशन दे और टाइम पे प्रोवाइड करवा दें। लिमिटेशन क्या है? अब क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं कि इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दी और एक जो है वो इसकी लिमिटेशन लिख दी। रटने की जरूरत नहीं है, आप कॉमन सेंस से देखोगे तो क्वेश्चन ये हो जाएंगे। हिस्टोरिकल फैक्ट होते हैं जो पास्ट में हो चुके हैं उनके बारे में लिखेगा। एस्टिमेट में कौन सा हो गया? जिस प्रोविजन वगैरह बनाते हो कि 5% प्रोविजन बनाया आपने कि
बैड डेट्स 5% होगा, तो वो क्या एक एस्टिमेट है, या फिर डेप्रिसिएशन लगाते हो आप मानते हो कि एसेट जो वो 10 साल चलेगी, उसके हिसाब से आप डेप्रिसिएट कर रहे हो, तो वो क्या आपका एक एस्टिमेट है। लैक ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन, सिर्फ क्वान्टिटेटिव इन्फॉर्मेशन ही आप जो वो लिखते हो, और ये पोस्टमार्टम में क्यों जो ट्रांजेक्शन हो चुके हैं उनके बाद में उनके लिखते हो। और नॉट कंपेरेबल और लैक ऑफ कंपेरेबिलिटी, कारण क्या, क्योंकि एस जो वो अलग अलग मेथड परमिट करता है। अब किसी ने जो वो WDV से डेप्रिसिएशन लगाया और किसी ने जो वो SLM से लगाया, दोनों ही अलाउ है, तो वहाँ पर कंपेरेबिलिटी भी जो है वो क्या हो जाती, उसका में भी लैक आ जाता है। हाइडिंग रियल पोजीशन, मैनिपुलेशन जिसे कहते हैं कि भाई अपन ने किसी चीज़ को जैसे लास्ट में एसेट को ज़्यादा दिखाना साल के अंत में, तो आपने क्या कर दिया, साल के आखिरी में जैसे 29 मार्च को आपने कुछ एसेट खरीद ली और आपकी बैलेंस शीट में आ जाएगी, और वापस 1 तारीख को बेच दो, तो आपकी बैलेंस शीट तो एक उसी दिन की पोजीशन बता रहा है, तो उस दिन आपकी बुक के अंदर वो एसेट शो हो जाएगी। तो इस तरीके के भी किए जा सकते हैं। डू नॉट फुलफिल नीड्स ऑफ ऑल पार्टीज, और सारी पार्टियों की जो सारी इन्फॉर्मेशन की जो नीड होती है वो फुलफिल नहीं करती। अब लैक के अंदर कमियों में तो बहुत सारी गिना ही सकते हैं। ये वाली फाइल आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो है वो मिलेगी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर देखोगे ना, तो वहाँ इंट्रोडक्शन की पहले एक फाइल अपलोड कर रखी थी, मैं एक बार देख के बता देता हूँ आपको। फुल नोट्स जो है ना, अकाउंटिंग के अंदर जाओगे, उसमें फुल नोट्स के अंदर जाओगे ना, तो वहाँ एक फाइल जो है वो इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग की दे रखी है, वो वाली आप देख लीजिएगा। बाकी तो लगभग जो लिख रखी है वो सेम लिख रखी है। ये जो कन्वेंशन और कॉन्सेप्ट है ना, इस पर थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में लिखा गया है। 11th-12th वाली बुक में जो और एक्स्ट्रा पॉइंट लिखे हैं ना, वो सारे लिखे हैं, ताकि उससे सारे क्वेश्चन जो है वो आपके हो जाएंगे ना। फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, ताकि आप एक तो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी पता कर पाए कि भाई साल भर आपने क्या किस तरीके का काम किया है, प्रॉफिटेबिलिटी पता कर पाए, इंटर फर्म और इंट्रा फर्म कंपेरिजन कर पाए, फर्म के अंदर ही आपस में एक दूसरे डिपार्टमेंट में कंपेरिजन, और एक फर्म का दूसरे फर्म के साथ सॉल्वेंसी कि भाई अपने पास सफिशिएंट पैसा है कि नहीं है, लोगों को प्रॉपर चुका पाएंगे या नहीं चुका पाएंगे। ट्रेंड पता कर सकते हैं कि भाई सेल बढ़ रही है, कम हो रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, एक्सपेंडिचर का परसेंटेज कम हो रहा है या बढ़ रहा है। फाइनेंशियल साउंडनेस पता चल जाएगी, अपने बिजनेस में कितनी प्रोग्रेस हो रही है वो पता चल जाएगा। सिंपल ब्रीफ और ऑर्गेनाइज प्रेजेंटेशन हो जाएगा, और इससे आप फोरकास्टिंग भी कर सकते हो भाई सेल हर साल 10% बढ़ रही है, तो आगे वाले साल भी लगभग 10% बढ़ेगी, इस तरीके का भी पता कर सकते हो। और जो भी इंटरेस्टेड पार्टी उनकी जो भी नीड है, इन्फॉर्मेशन की नीड है, वो मिल जाती है। जजमेंट और डिसीजन मेकिंग के अंदर भी काम आ जाता है। डिटर्मिनेशन और प्रोसीजर क्या है, कुछ भी नहीं है कि भाई कोई भी चीज़ का प्रोसीजर क्या होगा। कोई भी चीज़ करते हैं तो यहाँ पर फाइनेंशियल एनालिसिस करना है, तो सबसे पहले तो ये देखेंगे भाई फाइनेंशियल एनालिसिस कर क्यों रहे हैं। भाई जैसे अलग अलग होता है, मैं बैंक हूँ और मेरे पास कोई कंपनी लोन लेने आई है, तो मैं उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस अलग तरीके से करूँगा। मेरा जो पर्पज़ होगा वो ये होगा कि मैं इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे ये जो है वो कंफर्म हो जाऊँ कि ये मेरा पैसा वापस लौटा देंगे। वहीं पर मैं अगर इन्वेस्टर हूँ तो मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक अलग नज़र से देखूँगा। अलग नज़र से कैसे, कि भाई मुझे ये पता करना है कि मैं जो पैसा लगा रहा हूँ उसके बदले मुझे प्रॉपर रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा। समझ आ रही बात। तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट तय कर लो, क्लियर है, और उसके हिसाब से फाइनेंशियल एनालिसिस की लिमिट तय कर लो भाई मुझे क्या क्या इसके अंदर पता करना है। क्लियर है। जैसे कि मैं अगर लोन देने वाला हूँ तो मैं ज़्यादा इस चीज़ के बारे में नहीं पता करूँगा कि भाई जो है वो प्रॉफिट कितना कमा रहे कितना नहीं कमा रहे। मैं ये कहूँगा कि सफिशिएंट प्रॉफिट मेरा जो है वो रीपेमेंट करे उतना कमा रहे या नहीं कमा रहे। स्टडी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर उसमें से जो इन्फॉर्मेशन अपने काम की वो लेंगे और फिर उसका रीक्लासिफिकेशन करेंगे, रेशियो वगैरह कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि अगर लोन देने के लिए मैं पता कर रहा हूँ तो मैं डेप्ट इक्विटी रेशियो वगैरह ये सारी चीज़ें देखूंगा कि वो सही है नहीं है, कंपैरिजन करूँगा दूसरे के साथ, और फिर एनालिसिस करके फिर उसके हिसाब से मेरा कंक्लूजन ड्रॉ करके कि भाई हाँ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, एक्सटर्नल एनालिसिस और इंटरनल एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल।
हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये जो अपन ने बात की थी, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा पीरियड होते हैं, उसमें पीरियड एक ही होता है। ये टाइम सीरीज के अंदर वो क्रॉस सेक्शन, मतलब कि एक जैसे सेल्स का और जीपी का, सेल्स और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज का, इस तरीके के जो है वो एनालिसिस होता है वर्टिकल के अंदर, कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज कितना परसेंटेज है सेल्स का, इस तरीके से। इट इज़ वन पार्ट ऑफ कंपैरिजन, और ये बेस फॉर कंपैरिजन। जैसे अपना ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो जीपी रेशियो क्या है, फिर दूसरों के साथ अपन उसका जो है वो कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर पीछे वाला साल और इस साल, तो ये दोनों ही क्या है, एक एक पार्ट है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। छोटे से इस तरीके के वर्ड पे क्या बन सकते हैं, क्वेश्चन बन सकता है, इसमें से बेस कौन सा है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, थोड़ा ये चीज़ें ध्यान रखिए। और मेन क्या होता है कि जो 11-12 की बुक से जो चीज़ें लिखी गई है ना, उसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एज इट इज उठाते हैं, जैसा लिखा है ना वैसा वैसी लाइन जो उठा के फिर उसमें से डाल देते हैं। भाई 2 मिनट रुकिएगा ना। क्लियर है। और ये आपके वो जो बेसिक वाले कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है ना, वो भी सारे अब सही हो जाएंगे, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें जो एक्स्ट्रा पॉइंट दे रखे थे ना, वो सारे जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, एक्चुअली वो बनते उसी एक ही बुक से, पुरानी वाले जो आरपीएस की बुक है ना, उसी में से वो क्वेश्चन बनाते हैं। उसमें थोड़ा इन डिटेल लिखा होता है, तो वो सारे पॉइंट भी उसमें कवर कर दिए। एक बार आप उसको पीडीएफ को पढ़ के आराम से ठंडे दिमाग से, और फिर क्वेश्चन कीजिएगा, फिर अपन एक दिन बैठ के उसको क्या कर देंगे, पीडीएफ को वापस ऐसे रीड आउट कर देंगे। इंटरफर्म कंपैरिजन जो है वो क्या कहलाता है, क्रॉस सेक्शन एनालिसिस। इंटरफर्म को क्रॉस सेक्शन मतलब, अभी अपन ने बात की थी, क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है कि भाई ये सेल्स है, ये सेल्स है, और ये जीपी है। तो जीपी कितना परसेंटेज है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज कितना परसेंटेज है, फाइनेंशियल एक्सपेंसेज कितना परसेंटेज है, इनका आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशन निकालना। तो ये फिर ये क्या होता है कि भाई अपना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज परसेंटेज सेल्स का इतना है, दूसरी वाली फर्म का इतना है, अपना मार्केटिंग का एक्सपेंसेज का परसेंटेज इतना है, पास वाली कंपनी का इतना है। तो इनका आपस में इंटरफर्म जो है वो एनालिसिस कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एनालिसिस दोनों जो है वो क्या है, सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, ये ध्यान रखिएगा भाई। ऐसा नहीं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कर दिया और तो वर्टिकल नहीं करना पड़ेगा, वर्टिकल कर दिया तो हॉरिजॉन्टल नहीं करना पड़ेगा। ये दोनों एक दूसरे के साथ सप्लीमेंट्री है, एक दूसरे के साथ में काम आते हैं। हॉरिजॉन्टल और डायनामिक एनालिसिस, ये अब देखिएगा, हॉरिजॉन्टल की जगह वो क्या कर देते हैं, इनके नाम जो है वो चेंज करके भी लिख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल की जगह वो डायनामिक भी लिख सकते हैं। वैसा वैसा इसका जो है वो क्या कर सकते हैं, वर्टिकल और स्टैटिक। डायनामिक इसको क्यों कहा गया और स्टैटिक इसको क्यों कहा गया, सीधा सा इसमें क्या होता है, एक ही साल के डाटा होते हैं, तो वो स्टैटिक मतलब कि उसी साल के देखेंगे। यहाँ पर क्या है, डायनामिक अलग अलग सालों के डाटा, इस वजह से इसका दूसरा नाम क्या है, डायनामिक। प्रीवियस ईयर के साथ इंट्रा फॉर्म कंपेरिजन के पीछे वाले साल कितना था, इस साल कितना है, ये यहाँ पर इसका एक फॉर्मेट भी दे रखा है। ये प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज, ये इस तरीके का। सेम एंटिटी डिफरेंट पीरियड, परसेंटेज इंक्रीज देख सकते हैं, इंडेक्स नंबर बना सकते हैं बेस जो 100 लेके, या एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज देख सकते हैं, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये एक्चुअली इन दोनों का मिक्स ही होता है, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर है। वर्टिकल और स्टैटिक, क्योंकि इसमें एक ही साल के डाटा होता है इसलिए इसको स्टैटिक भी कहा जाता है। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किए जाते हैं डिफरेंट आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर पर्टिकुलर पीरियड टेकिंग टोटल एज ए 100। P&L के अंदर सेल्स को 100 मान लेते हैं, और बैलेंस शीट के अंदर टोटल जो लाइबिलिटी और टोटल जो एसेट है उसको 100 मान लेते हैं। इसमें से जब भी क्वेश्चन पूछा गया है, नॉर्मली ये पूछा गया है कि जो 100 है वो किसको माना जाता है P&L के केस में, तो फिर वो लिख देते सेल्स को, ग्रॉस प्रॉफिट को, नेट प्रॉफिट को, इस तरीके का ऑप्शन दे देते। तो किसको दिया जाता है, सेल्स को 100 माना जाता है, नेट सेल्स को। यहाँ पर या ग्रॉस सेल्स, डी ऑप्शन दे दिया ग्रॉस सेल्स। तो ध्यान रखिएगा, नेट सेल्स जो उसको 100 माना जाएगा, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न करके जो नेट सेल्स है वो।
और बैलेंस शीट के अंदर टोटल एसेट या टोटल लाइबिलिटी दोनों बराबर ही होते हैं, उनको 100 मान लिया जाता है। और उनके प्रेजेंट रिलेशनशिप ऑन पर्टिकुलर पीरियड एंड डू नॉट रिवेल फ्लक्चुएशन इन देम। उनके अंदर कितना फ्लक्चुएशन ये नहीं देखते, ये बताते हैं कि भाई टोटल जो है लाइबिलिटी उसमें से करंट लाइबिलिटी उसका कितना परसेंटेज है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कितना परसेंटेज है, प्रोविजन कितना परसेंटेज है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो कितना परसेंटेज, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना परसेंटेज है। मेथड कॉमन साइज बैलेंस शीट बना सकते हैं, कॉमन साइज P&L बना सकते हैं या रेशियो एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद में है टेक्निक क्या है, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट और ब्रेक इवन एनालिसिस। कैश फ्लो फंड फ्लो देख रखा है। रेशियो वाला अगर आप चाहे तो एक बार रेशियो वाले फॉर्मूले देख लीजिएगा, बेसिकली एक बार थोड़ा बहुत देख लोगे तो वो ठीक है काम आएगा। बाकी पूछा जाए रेशियो में से क्वेश्चन वो चांसेस न के बराबर है। बाकी ट्रेंड एनालिसिस आगे लिख रखा है। अब कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसे पहले, चेंजेस इन 2 और मोर ईयर, इंट्राफॉर्म एनालिसिस, इंट्राफॉर्म मतलब उसी साल के प्रीवियस ईयर के डाटा और करंट ईयर के डाटा, ये उसका फॉर्मेट हो गया। प्रीवियस ईयर में ये था, करंट ईयर में ये था, इतना चेंज हुआ, परसेंटेज के हिसाब से इतना चेंज हुआ। कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या है, वर्टिकल फॉर्म, इसमें क्या कर देंगे या तो टोटल एसेट है या टोटल लाइबिलिटी उसको 100 मान लेंगे, और कॉमन साइज P&L के अंदर जो है वो नेट सेल्स को 100 मान लेंगे, और हर आइटम को क्या कर देंगे उसका 100 के कंपैरिजन वो कितना है, तो वो एक तरीके से परसेंटेज ही शो करेगा। ये ध्यान रखिएगा, कॉमन साइज P&L जो ज़्यादा यूजफुल होता है कॉमन साइज बैलेंस शीट से। ट्रेंड एनालिसिस, ट्रेंड परसेंटेज है तो गुणा हो जाएगा 100 से, और अगर सिर्फ रेशियो है तो गुणा नहीं होगा 100 से। और या फिर ग्राफिक और डायग्राम एक प्रेजेंटेशन इस तरीके से भी बना सकते हैं कि भाई कितना हमारा ट्रेंड किस तरीके का चल रहा है। तो इंक्रीज और डिक्रीज कितना है, डिवाइडेड बाय रिलेटेड, कि भाई 1 लाख था उससे 1,10,000 हो गया तो 10,000 बढ़ा है 1 लाख पे, तो परसेंटेज के हिसाब से तो 100 से गुणा कर दो, और परसेंटेज के हिसाब से नहीं करना है तो 100 से गुणा नहीं करो। फाइनेंशियल एनालिसिस की लिमिट क्या है, सबसे पहला तो क्वांटिटेटिव मेजर है, क्वालिटेटिव तो क्यों फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही नहीं लेते, और दूसरा क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो लिमिटेशन है वो तो यहाँ आएंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस में भी ये आएगा, जैसे वहाँ पर क्या करते हैं सिर्फ क्वांटिटेटिव डाटा लेते, क्वालिटेटिव डाटा लेते ही नहीं। जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल जो है उनका लैक होता है। लैक अब किस तरीके से कह सकते हैं, वैसे होता है, देखो एएस जो है वो काफ़ी एएस जो बनाए गए हैं ना, उनको बनाने का कारण यही कि ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हो, कंपेरेबल हो, सारे एक जैसे बने। लेकिन फिर भी एएस के अंदर ऐसा रेस्ट्रिक्शन तो नहीं लगा सकते कि सारे डेप्रिसिएशन जो WDV लगाओ या SLM से लगाओ, क्योंकि एसेट के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग तरीके के होते हैं। समझ आ रही बात, तो ये इतना परमिशन उनको देना पड़ता है। इन्वेंट्री का वैल्यूशन क्या है, ये नहीं कह सकते कि सारे फीफो से ही करो, किसी के लिए फीफो ज़्यादा यूजफुल है, किसी के लिए वेटेड एवरेज यूजफुल है, किसी के लिए सिंपल एवरेज यूजफुल है, किसी के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट जो वो ज़्यादा यूजफुल है। तो ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन एस नहीं लगा सकता। तो अब मैं जो है वो उसी एसेट के लिए SLM से डेप्रिसिएशन लगा रहा हूँ और आप WDV से लगा रहे हो। ओनली इंडिकेट द एलिमेंट ऑफ परफॉर्मेंस एफिशिएंसी, डज नॉट ऑफर ए डायग्नोसिस। ये तो बेचारे की गलती निकालने वाली बात है कि भाई ये गलतियां बता देता है, गलतियों को किस तरीके से सुधारता है वो नहीं बताता है। और लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और डू नॉट रिफ्लेक्ट चेंजेस इन प्राइस लेवल। प्राइस लेवल में तो वैसे अपन इसमें इन्फ्लेशन वगैरह जो भी है उनको तो कंसिडर करते ही नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी 241 फाइनेंशियल ईयर जो भी साल खत्म होता है 31 मार्च को। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कोई कंपनी जो है 1 जनवरी के बाद में अगर अपना काम शुरू की तो उसका ये जो 3 महीने बाद ही 31 मार्च आने वाला वो तब फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाएगा, उससे नेक्स्ट जो 31 मार्च आएगा तब अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा। मतलब कि उसका पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितना होगा, पूरे 15 महीने का, अगर कोई 1 जनवरी को शुरू करता है। वहीं पर जैसे किसी ने 1 सितंबर को किया तो उसका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 7 महीने का फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा। और नॉर्मली क्या फाइनेंशियल ईयर क्या है जो 31 मार्च को ख़त्म होता है। 129(1) एक जो है वो क्लास भी अपलोड की थी जिसमें इंपॉर्टेंट सेक्शन दे रखे थे, जिसमें 128, 129, 130 वगैरह सारे दे रखे। लेकिन ये एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग से लिख रखा है 129 में जो है। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि ट्रू एंड फेयर व्यू दे, ये कौन सा सेक्शन बोलता है 129(1),
शेड्यूल 3 के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने वो कौन बताता है? 129(1) शुड कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाइड अंडर सेक्शन 133, ये कौन बताता है? 129। 128 बुक्स के बारे में, 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। बिल्कुल मैक्सिमम पीरियड जो है वो सही बात कह रहे हो। बैलेंस शीट शेड्यूल 3 पार्ट 1, ये भी पूछा गया है कि शेड्यूल 3 के कौन से में? पार्ट 1 में बैलेंस शीट और पार्ट 2 में P&L है। होता है कि अपन नहीं पढ़ रखे होते हैं तो कॉमन सेंस क्या लगाता है, पहले P&L बनता है तो पार्ट 1 P&L और पार्ट 2 में बैलेंस शीट। नहीं, पार्ट 1 जो है वो बैलेंस शीट है, पार्ट 2 जो वो P&L है। करंट एसेट क्या है? जो अपने को रियलाइज होने वाली है किसके अंदर? नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर। ऑपरेटिंग साइकिल क्या है? पैसा जाने से पैसा आने तक का डिफॉल्ट एजम्पशन अपन, मतलब किसी में इसका पता नहीं चलता तो अपन 12 महीने लेते, या फिर जिसको लाए हैं अपन ट्रेड करने के लिए, या फिर वो अपने नेक्स्ट रिपोर्टिंग डेट से 12 मंथ में वो रियलाइज होने वाला। करंट लाइबिलिटी, इसके साथ एक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और लिखते हैं जो कि शेड्यूल 3 की डेफिनेशन के हिसाब से करते हैं। करंट लाइबिलिटी में सेम इसका उल्टा, कि जो जिसको अपन वापस पे करना है नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर, और ट्रेड पेबल के अंदर सन्ड्री क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल दोनों आते हैं। आजकल वैसे बिल चलते नहीं है तो, लेकिन क्वेश्चन में तो वैसे आते ही है। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल फॉरफिटेड शेयर अमाउंट ओरिजिनली पेड अप जो भी है वो शेयर होल्डर फंड में, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं फॉरफिटेड शेयर जो है वो कहाँ पर आएगा। 5% से ज़्यादा शेयर होल्ड करने वालों की डिटेल भी जो वो देनी होगी नंबर ऑफ शेयर्स के साथ। इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर को अलग अलग प्रेजेंट करना है। अब ये जो अलग अलग आइटम है और उनके किस किस तरीके से उनको ट्रीटमेंट करने, वो वाली सारी चीज़ें लिख रखी है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है? कंपनी बनाने से पहले के जो भी खर्चे, शुड नॉट बी शोन इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के में अंदर नहीं दिखाना चाहिए। ये कैसे कौन बना करता है? एस 26। पहले क्या होता था, ये सारी चीज़ें लिखते थे, जैसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस भी लिखते थे, लेकिन एस 26 ने इस तरीके का मना कर दिया कि जिसमें एक्चुअल में कोई एसेट नहीं, ऐसी कोई भी एसेट को लिखने की जरूरत नहीं है। शुड बी रिटर्न, और अगर है अपने पास तो उसको रिटर्न ऑफ कैसे करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम और P&L अकाउंट से कर सकते हैं। डिस्काउंट एंड लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर शुड बी रिटर्न ऑफ इन पीरियड ऑफ डिबेंचर, और अगर वो नहीं है तो फिर 5 साल में। कैपिटल प्रॉफिट से भी लिख सकते हैं और P&L से भी लिख सकते हैं। शेयर इश्यू एक्सपेंसेज और अंडर राइटिंग कमीशन 3 to 5 ईयर में राइट ऑफ करें फ्रॉम कैपिटल प्रॉफिट और P&L, ये दोनों तो सेम एक तरीके से लिख रखे। शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग P&L अप्रोप्रिएशन, P&L के बंटवारे का कोई भी अकाउंट नहीं बनता है, सारे अप्रोप्रिएशन नोट्स टू अकाउंट में शोन होते हैं। भाई इसने बहुत परेशान कर रखा है कि शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग ये नहीं बनता है। हाँ, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट द शेयर वारंट। शेयर वारंट क्या होता है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट दे देते हैं कि भाई आज मुझे पैसा दे दो और ये शेयर वारंट ले लो, फिर फलानी डेट को आना और ये शेयर वारंट मुझे दे देना, मैं इसके बदले में आपको शेयर दे दूंगा। तो शेयर वारंट के लिए कोई पैसा आया तो शेयर वारंट इज ए फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट इशूड बाय पब्लिक कंपनी विच प्रोवाइड्स राइट टू ऑब्टेन सर्टेन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर एट फ्यूचर डेट, कैन नॉट बी शोन एज द शेयर कैपिटल बिकॉज अलॉटमेंट ऑफ शेयर इज पेंडिंग। इसको शेयर कैपिटल में नहीं शो कर सकते क्योंकि इसमें जो है अभी तक अपन ने शेयर उनके अलॉट हुए नहीं, इसको अलग से शो करना पड़ेगा। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट उसको अलग से ही शो करना होगा, शेयर होल्डर फंड में नहीं आएगा, अलग से एंट्री आएगी बैलेंस शीट। ये जब पढ़ो तब शेड्यूल 3 की जो PDF अपलोड कर रखी है उसमें साथ साथ देखते रहना। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और डेफर्ड टैक्स एसेट क्या होता है? देखो अकाउंटिंग के अंदर इनकम अलग कैलकुलेट करते हैं, इनकम टैक्स के अंदर इनकम कैलकुलेट करने के अलग प्रोविजन है जो कि इनकम टैक्स के हिसाब से होते हैं। अब क्या होता है, जैसे कोई इंडस्ट्री को प्रमोट करना है तो वो क्या करते हैं, उसको जैसे उन्होंने परमिशन दे दी कि आपका जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर उसका 100% हम क्या करेंगे, आपको डिडक्शन उसी साल में अलाउ कर देंगे जब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे। जैसे कोई इंडस्ट्री को प्रमोट करना है, उनको होटल को प्रमोट करना है तो उनको कहा होटल इंडस्ट्री को तुम जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करो उसका 100% आपको क्या कर देंगे, उसी साल में अलाउ कर देंगे। तो इनकम टैक्स में तो क्या हुआ, 100% डेप्रिसिएशन उसी साल ले लिया,
लेकिन अकाउंटिंग में तो आप नॉर्मल तरीके से जैसे 20% डेप्रिसिएशन है 20% ही लगा, तो वहाँ 100% जैसे डेप्रिसिएशन लिया तो टैक्स के अंदर इनकम क्या हो गई, कम हो गई, जबकि अकाउंटिंग के अंदर इनकम आपकी क्या शो हो रही है, ज़्यादा शो हो रही है। क्लियर है भाई, यहाँ तक की बात समझ आई। अब टैक्स में कम शो हो रही है तो इस वजह से आपका इनकम टैक्स आज क्या होगा, कम लगेगा, लेकिन ये खर्चा आज आपको ज़्यादा अलाउ हो गया, इसके कारण आपको आने वाले समय में टैक्स क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो पूरा 100% इसी साल अलाउ कर दिया। तो आज आपने टैक्स के अंदर क्या कर दिया है, कम टैक्स दिया है, लेकिन उसके कारण आपको आगे टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगी, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी की लाइबिलिटी है, जिसको हमने क्या कर दिया, आगे फॉरवर्ड कर दिया। वहीं पर अगर जैसे इनकम टैक्स में वही कह देते कि भाई शुरू के 2 साल कुछ भी नहीं मिलेगा, फिर आपको मिलेगा, तो आपके इनकम टैक्स के अंदर इनकम ज़्यादा रहेगी, आप उसके कारण इनकम टैक्स ज़्यादा दोगे, लेकिन उसके कारण आपको फ्यूचर के अंदर क्या करना पड़ेगा, क्या होगा, आपको फ़ायदा मिलेगा, टैक्स कम देना होगा, तो वो क्या हो जाएगी, डेफर्ड टैक्स असेट हो जाएगी। क्लियर। तो ये डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी और डेफर्ड टैक्स असेट होता है, जो कि आपको शो किया जाता है, जिनको नेट करके लिखा जाता है कि या तो डेफर्ड टैक्स एसेट बनता है या डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बनता है। जो भी टोटल बने उनको नेट कर देते हैं आपस में, और फिर जो भी बचता है वो अपन ले लेते हैं। समझिएगा, दोनों में डिफरेंस के कारण एक तो टाइमिंग डिफरेंस हो सकता है कि भाई टैक्स की इनकम और अकाउंटिंग की इनकम में उनके डिफरेंस का कारण एक तो हो सकता है टाइमिंग का जो है वो डिफरेंस है, और एक हो सकता है परमानेंट नेचर का हो। इनकम टैक्स कह दे कि ये खर्चा हम अलाउ करेंगे ही नहीं, इनकम टैक्स ने क्या कह दिया कि ये खर्चा हम अलाउ करेंगे नहीं, उसकी वजह से टैक्स में इनकम ज़्यादा हो गई और आज आप टैक्स ज़्यादा दे रहे हो, लेकिन इसका आगे कोई फ़ायदा मिलेगा क्या, नहीं, क्योंकि इनकम टैक्स क्या कह रहा है, इसका तो हम कभी अलाउ करेंगे ही नहीं, तो उसके लिए कोई डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी नहीं बनेगी अगर कोई परमानेंट ही है। अगर सिर्फ टाइमिंग डिफरेंस है, आज टैक्स ज़्यादा ले रहे हैं आगे उसकी वजह से कम होगा, या आज टैक्स कम ले रहे हैं उसकी वजह से आगे टैक्स ज़्यादा होगा, तो उनके लिए क्या होगा, डेफर्ड टैक्स और एसेट या डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बनेगा। आज टैक्स कम लिया है उसकी वजह से आगे टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, तो हो गई डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। आज टैक्स ज़्यादा ले लिया उसकी वजह से आने वाले समय में टैक्स जो कम देना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगी, डेफर्ड टैक्स एसेट हो जाएगी। सम आइटम एंड देयर प्रेजेंटेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भाई दो जो फाइलें दे रखी है ना, उनको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांस है क्वेश्चन इसी में से है। अनक्लेम डिविडेंड, जो कि डिविडेंड हमने बांट दिया लेकिन कोई अभी उसको डिविडेंड को लेने नहीं आएगा, करंट लाइबिलिटी में आएगा, और वो भी अदर करंट लाइबिलिटी में। करंट लाइबिलिटी में क्यों, क्योंकि जैसे वो लेना आएगा उसी टाइम अपने को क्या करना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा। सिक्योरिटी प्रीमियम शेयर होल्डर फंड में आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस, नाम अलग लिखते हैं लेकिन है ये भी एक तरीके का रिजर्व एंड सरप्लस ही। प्रपोज डिविडेंड, जो कि डिविडेंड अपन ने प्रपोज कर दिया, एक बार जैसे डिविडेंड प्रपोज कर दिया फिर उसके बाद हम उसको रोक नहीं सकते, और उसको अपने को जल्दी से जल्दी उनको शेयर होल्डर को पहुंचाना होता है, तो वो किस में चला जाएगा, करंट लाइबिलिटी में, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज आज के टाइम में आप इसको बैलेंस शीट में नहीं लाओगे, राइट ऑफ करना होगा, तो एज पर नोट होगा। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस क्या होगा कि हमने दे दी है, बिल्स बना के दे दी हैं, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेंस हो जाएगा, तो वो हमारी करंट लाइबिलिटी है। और ट्रेड पेबल में आएगा, ट्रेड पेबल में दोनों आते हैं, मतलब कि एक तो क्रेडिटर है और एक उनको क्रेडिटर को जो बिल्स पेबल दिए वो, क्योंकि वो एक्चुअली क्रेडिटर को ही देते हैं, तो क्रेडिटर की जगह ही आते हैं, तो उनको क्रेडिटर के जैसा ही मानते हैं। डिबेंचर नॉन करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लेकिन यहीं पर अगर डिबेंचर जैसे आगे वाले 12 महीने के अंदर अंदर जिनकी मैच्योरिटी आने वाली, तो वो किस में आ जाएगा, करंट लाइबिलिटी में। ये मैच्योर डिबेंचर है तो करंट लाइबिलिटी में आ जाएगा, अदर करंट लाइबिलिटी। ये वाली हेडिंग तो चाहे याद करो नहीं करो, ये वाली ज़्यादा याद रखिए, है ना, क्योंकि क्वेश्चन मैंने जब भी देखे इनमें से नहीं पूछा गया, इसमें से पूछा गया कि ये किस में आएगा। कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन अपन ने कॉल किया नहीं लेकिन आगे वालों ने अपने को दे दिया, तो वो किस में आएगा, करंट लाइबिलिटी में आएगा, क्योंकि अपन ने क्या किया, उनसे एक तरीके से उधार ली, हालांकि मांगे नहीं, उन्होंने अपने हिसाब से दिए, लेकिन वो अपने लिए लाइबिलिटी रहेगा। कॉल्स इन अरियर, शेयर होल्डर फंड में, शेयर होल्डर फंड में भी क्या होता है, शेयर होल्डर फंड में पेड अप कैपिटल लिखते हैं, तो कि भाई टोटल कितनी कॉल्ड अप है माइनस उसमें कॉल्स इन अरियर कितना बाकी है, बाकी क्या हो जाएगी, अपनी पेड अप हो जाएगी। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट लाइबिलिटी है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, सीधी सी बात है, प्रोविजन फॉर टैक्स, जो भी टैक्स का प्रोविजन हो आपको देना पड़ेगा। प्रीपेड इंश्योरेंस करंट लाइबिलिटी है, करंट सॉरी प्रीपेड है, प्रीपेड एक्सपेंसेज है, इंश्योरेंस वगैरह करंट एसेट हो जाएगा, अदर करंट में। और एडवांसेज रिकवरेबल इन ऑपरेटिंग साइकिल है, अगर उनसे पैसा अपन
अपन ने किसी को दिया है। एडवांसेज जो वो नॉर्मली किसके लिए वर्ड यूज होता है कि अपन किसी को दे। बोरोइंग जो है वो क्या है, अपन किसी से पैसा उधार लें। अपन ने किसी को दिया और उसका पैसा अपन अगर ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर रियलाइज करने वाले तो करंट एसेट में। नॉर्मली क्या होता है, जैसे लोन लिया हमने, लोन 10 साल का लिया तो 9 साल तो आपका क्या रहेगा, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में। लेकिन जिस साल उसको पे करना है, जैसे कि आज 31 मार्च और अगले 12 महीने के अंदर अंदर जिसको पे करना है तो वो क्या हो जाएगा, करंट लाइबिलिटी। वैसे वैसे एक्सेप्टेंस है, अपन ने किसी को उधार दिया 10 साल के लिए तो वो अपने नॉन करंट एसेट के अंदर आएगा। लेकिन अब वो साल है जिसके 31 मार्च को खड़े और अपने को पता है कि ये 30 दिसंबर को इससे पैसा लेना है, आगे वाले 6 महीने बाद ही उससे पैसा लेना है, तो वो अपने लिए क्या हो जाएगा, वापस करंट एसेट बन जाएगा। अपन कब देखते हैं, 31 मार्च, रिपोर्टिंग डेट। रिपोर्टिंग डेट को उसकी क्या स्थिति उसके हिसाब से देखते हैं। उसके बाद में अनकॉल्ड लाइबिलिटी और पार्टली पेड शेयर, कमिटमेंट इन नोट्स टू अकाउंट। भाई अपन ने 10 रुपये का शेयर है, 5 ही मंगवाए, 5 अभी मंगवाए नहीं है तो उसको तो अभी लिखेंगे ही नहीं। इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन सिक्योर्ड लोन, करंट लाइबिलिटी जो ड्यू हो चुका उसको तो देना ही है। डेबिट बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, शेयर होल्डर फंड में, रिजर्व एंड सरप्लस में। पहले क्या होता था, जैसे कि P&L का डेबिट बैलेंस होता तो उसको एसेट साइड में लिख देते थे, लेकिन फिर AS 26 ने मना कर दिया कि भाई ऐसा नहीं करोगे, फिक्टिशियस एसेट कोई भी नहीं लिखोगे। अगर आपके रिजर्व चाहे प्लस है चाहे माइनस है, नेट आपके रिजर्व सब मिला के माइनस में भी हो तो भी आपको लिखना इसी साइड के अंदर है। डिबेंचर सिंकिंग फंड, शेयर होल्डर फंड में देखो, रिजर्व या फंड जो वो अल्टीमेटली इसमें शेयर होल्डर फंड में ही है, वो अपन जो है वो पैसा कमाए वो अपना अपन रोक रहे हैं। लूज टूल करंट एसेट के अंदर, इन्वेंट्रीज के अंदर आ जाएगा। वैसे लूज टूल्स के अंदर अपन ने बात की थी भाई उसमें गुण सारे होते हैं जो क्या होते हैं, उसको फिक्स एसेट के जैसे बनाते हैं, लेकिन अमाउंट मेटेरियलिटी के हिसाब से वो अमाउंट छोटा होता है तो अपन उसको करंट एसेट के हिसाब से ट्रीट कर देते। प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, नॉन करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन के अंदर आ जाएगा। अनपेड डिविडेंड, करंट लाइबिलिटी। बाकी ये तो लगभग इसमें तो दिक्कत नहीं आएगी। पब्लिक डिपॉजिट, लोगों ने अपने पास पैसा जमा करवाया तो अपने लिए नॉन करंट लाइबिलिटी, वही अगर उसको आगे वाले साल में ही देना है तो वापस क्या हो जाएगा, करंट लाइबिलिटी हो जाएगा। गारंटी गिवन बाय द कंपनी, कंपनी ने गारंटी दी है, जैसे कि अपन ने कह दिया कि भाई किसी डायरेक्टर की गारंटी दे दी कि लोन रीपे कर देगा, तो अल्टीमेटली अपने तो एसेट लाइबिलिटी में था नहीं, लेकिन अपने कमिटमेंट के अंदर लिखना पड़ेगा भाई हमने गारंटी दी है। अगर उसने नहीं दिया तो अपने को हमको देना पड़ सकता है। वर्क इन प्रोग्रेस, जैसे बिल्डिंग वगैरह बनते हैं ना, तो पहले बिल्डिंग के लिए 1 रुपये खर्चा करते हैं तो हम क्या करते हैं, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर ने कहा कि नहीं भाई ऐसा मत करो, जब आपकी एसेट तैयार ही नहीं है तो आप उसको अपनी बुक में एसेट क्यों लिखते हो, तो जब तक वो तैयार नहीं हो जाती तब तक आप क्या कहते हो, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। जिस दिन तैयार हो जाती उस दिन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को क्रेडिट कर देते हो और उस एसेट को क्या कर देते हो, डेबिट कर देते हो। वही वर्क इन प्रोग्रेस कोई इन्वेंट्री का है, WIP है तो वो इन्वेंट्री में चला जाएगा। बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन होती है इसमें जाएगा। आइटम और उनका P&L, वैसे इसमें देखो मेजर हेड होते, डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन का एक अलग होता है, बोनस एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेज का एक अलग होता है तो उसके अंदर चला जाएगा। अब इसमें बाकी तो नॉर्मल आपको समझ आएगा। परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड तो परचेज इसका अलग से होता है। इंटरेस्ट पेड ऑन टर्म लोन तो फाइनेंशियल कॉस्ट का अलग से होता है, उसके अंदर आ जाएगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो रिटर्न ऑफ किए तो डेप्रिसिएशन और अमोटाइजेशन एक्सपेंसेस दोनों का मिला के होता है। डेप्रिसिएशन पे टेंजिबल एसेट के लिए, अमोटाइजेशन जो इनटेंजिबल एसेट के लिए। तो टेंजिबल एसेट पे डेप्रिसिएशन बोलते हैं और यहीं पर इनटेंजिबल एसेट है उनका जब राइट ऑफ करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अमोटाइजेशन एक्सपेंसेस हो जाएगा। इंटरेस्ट पेड ऑन ओवरड्राफ्ट फाइनेंशियल कॉस्ट है, इंटरेस्ट एक्सपेंसेज में जाएगा। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ, अपन ने कहा था कि भाई जब इश्यू ऑफ डिबेंचर में बात की थी चैप्टर के अंदर, तब अपन ने कहा था कि भाई एक तो मैं क्या कहूँ कि 100 रुपये का डिबेंचर है, 10% ब्याज दूंगा और 5 साल बाद में वापस 100 रुपये पे राइट ऑफ कर दूंगा। एक मैंने कहा कि नहीं 100 रुपये का ब्याज है और 8-8 रुपये में 100 रुपये का डिबेंचर 8-8 रुपये में ब्याज दूंगा और उसको लास्ट में 110 पे जो है वो रिडीम करूँगा। तो ये एक्स्ट्रा 10 रुपये है जो क्या है, एक तरीके का वो इंटरेस्ट ही है, तो उसको भी मैं क्या करूँगा, जब 5 साल में राइट ऑफ करूँगा तो क्या मानी जाएगी, एक तरीके का फाइनेंशियल कॉस्ट ही माना जाएगा। कंट्रीब्यूशन टू PF एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेज है। बैंक चार्जेज, अब यहाँ ध्यान रखिएगा, ये वाला एक पॉइंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इसमें
कन्फ्यूजन होगा। बैंक चार्जेज कहते हैं अपन क्या करेंगे, फाइनेंशियल कॉस्ट, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस नहीं। बैंक चार्जेज का मतलब क्या है, किसी और कारण से लगता है। बैंक चार्जेज किसके लगते हैं, एटीएम हैंडलिंग चार्जेज, अकाउंट हैंडलिंग चार्जेज, तो वो कोई इंटरेस्ट एक्सपेंसेज नहीं है, वो दूसरे खर्चे, तो वो अदर एक्सपेंसेज में आएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, अदर इनकम, अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम के अंदर आ जाएगा। लोन प्रोसेसिंग चार्जेज फाइनेंशियल कॉस्ट है, लोन लेने के लिए ही जो है वो ये लग रही है। क्लियर, फाइनेंस के लिए ही लग रहा है। बेडर्स रिटर्न ऑफ एंड प्रोविजन फॉर बेडर्स अदर एक्सपेंसेज में आएगा। कैंटीन एक्सपेंसेज, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेज के अंदर आ जाएगा। क्लियर है भाई। 11th-12th वाली बुक्स जो है वो अपलोड कर रखी है। पेनल्टीज किस से रिगार्डिंग है, पेनल्टीज किस से रिगार्डिंग उस पर डिपेंड करेगा। यहाँ नॉर्मल, अब यहाँ पर जो है वो एक AS5 है जिसके अंदर जो है वो इस तरीके की बात करता है। नेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम और एबनॉर्मल आइटम। एबनॉर्मल आइटम वैसे उसी हेडिंग के अंदर जाते हैं, बस उनका जो प्रेजेंटेशन वो इस तरीके से होना चाहिए, उसको इस तरीके से अलग से शो करना चाहिए ताकि वो आगे वाले को पढ़ते से समझ आए कि ये एबनॉर्मल आइटम है। भाई हेडिंग उसी में आएगा, हेडिंग जो उनकी बनती है ना उसी हेडिंग में आएगा, बस उनका प्रेजेंटेशन थोड़ा अलग से होना चाहिए ताकि वो दिखे कि भाई ये एबनॉर्मल है, ताकि उसको रीडर को देख के समझ आए कि भाई हाँ ये इस बार हो गया है, आगे वाले साल होगा या नहीं होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जैसे नॉर्मली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, सेल से रिलेटेड है, या जैसे अपन कॉस्टिंग के अंदर पढ़ते हैं ना नॉर्मल और एबनॉर्मल को बाइफरगेट करने का, यहाँ ऐसा नहीं। यहाँ उससे रिलेटेड सिर्फ AS5 में एक ऐसा कहा गया है कि अगर जैसा ऐसा कोई भी एबनॉर्मल आइटम होता है तो उस एबनॉर्मल आइटम को क्या कीजिएगा, अलग से प्रेजेंट कीजिएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। सारे एबनॉर्मल आइटम के लिए एक ही लाइन लिखिए, उनको इस तरीके से एबनॉर्मल आइटम या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है या एबनॉर्मल आइटम है या प्रायर पीरियड आइटम है, तो ऐसे आइटम को क्या कीजिएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो तो करना है, उसी तरीके से शो करना है, बस उनको उनकी लाइन जो है वो अलग से दिखनी चाहिए, उनका इम्पैक्ट अलग से दिखना चाहिए ताकि आगे वाले को समझ आए कि हाँ ये आइटम जो है वो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ तो रहा है, लेकिन ये इसका नेचर या तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए। जैसे नॉर्मली सेल होती है अपनी, वो जैसे 1000 मटके अपन सेल करते हैं, मान लीजिए गर्मियों में मटके सेल करते हैं, 1000 मटके सेल करते हैं, लेकिन एक कोई कॉन्ट्रैक्ट आ गया और वो सीधा 10,000 का आ गया, फॉरेन से आ गया, तो ये क्या है, एक एबनॉर्मल नेचर का है, मतलब कि ये ऐसा नहीं है कि ये बार बार होगा, तो ये इस सेल को आपकी नॉर्मल सेल से थोड़ा अलग से शो करना पड़ेगा, उसकी लाइन जो वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अलग शो होनी चाहिए ताकि आगे वाले रीडर को पता चले कि भाई ये एबनॉर्मल आइटम है। क्लियर है। ये आपका फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक बार यहाँ के क्वेश्चन जो है इसके देख लीजिएगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का PDF जो है वो अपलोड कर रखा है, उसको एक बार देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से उसमें कोई ये पढ़े बिना भी अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जो क्वेश्चन है वो आप अगर देखोगे तो वो हो जाएंगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, मैनेजमेंट के लिए अकाउंटिंग, मैनेजमेंट को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है जो कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग पूरा करता है। एक बार मैं फटाफट दिखा देता हूँ, बाकी कोई डाउट हो और क्वेश्चन में तो आप देखिएगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, सारों से, अब देखो मैनेजर को कोई भी तरीके की डिटेल चाहिए हो सकती है, कोई भी डाटा चाहिए हो सकता है, तो वो कॉस्ट अकाउंटिंग से, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, टैक्सेशन से, हर सेगमेंट से जो है किसी से भी इन्फॉर्मेशन ले सकता है ताकि मैनेजमेंट जो है अपना डिसीजन ले सके, उसके डिसीजन से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। फैक्ट जो है उनको अलग से नोटबुक के अंदर लिखते जाए, ऐसा नहीं करें कि वो नोटबुक जो है वो आपके नॉर्मल नोट्स के जितनी बड़ी हो जाए, लेकिन जो चीज़ें रटने लायक है वो चीज़ें अलग से लिखते जाएं और उसको शॉर्ट में लिखें। शॉर्ट में लिखोगे तो उससे ये होगा कि भाई आपको ये तो पता है कि ये बड़ा और पॉइंट और डिटेल में कहाँ लिखा हुआ, लेकिन शॉर्ट में लिखोगे तो जैसे अटके ना तो भी उस वर्ड से, कीवर्ड से आपको याद आना चाहिए हाँ ये चीज़ है। जैसे 240 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 241 फाइनेंशियल ईयर, ये इस तरीके का। 129(1) के अंदर जो शेड्यूल 3 लिखा हुआ, अक्रूवल लिस्ट लिखा हुआ, ये जो वो
कंप्लाई होने चाहिए, ये लिखा हुआ है। 128 के अंदर ये लिखा हुआ, 133 के अंदर ये लिखा हुआ है। ये इस तरीके से जो आपको फैक्ट जो वो याद करने होंगे। और फैक्ट याद करना जरूरी है भाई, रटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट अपनी जगह है, रटना अपनी जगह। 30% क्वेश्चन तो आप मान के चलिए ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो फैक्ट पे होते हैं, प्योर फैक्ट पे। जिसने फैक्ट रटे हैं वो उनको लीड करता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, हाँ ये जो है ये चैप्टर है, जैसे इनको एक बार पढ़ लिया, बाद में इसके क्वेश्चन जो भी आएंगे ना वो बहुत आसानी से होंगे। ये हो गया कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। अब जैसे कंप्यूटर आपने उसमें बेसिक के अंदर आपके आईसीटी जो है थोड़ा बहुत उसमें पढ़ लिया, उसके अलावा सिर्फ टैली की शॉर्टकट की है जो एक बार देख ली, तो वो रटनी है, बाकी इनके अंदर कुछ भी नहीं। अब जैसे ऑब्जेक्टिव क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्यों करेंगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एज द मैनेजर इन प्लानिंग एग्जीक्यूटिंग इवेल्युएटिंग। अल्टीमेटली मैनेजर को डिसीजन लेना है, बस इतना है। मैनेजर को डिसीजन मेकिंग के अंदर डाटा प्रोवाइड करवाने का काम करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, मैनेजर को प्लान करना है और उनको पॉलिसी बनानी है। इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल डाटा अवेलेबल, उनको डिसीजन मेकिंग में मदद करना, उनको ऑर्गेनाइजेशन मदद करना, उनको रिपोर्टिंग मदद करना, उनको कोऑर्डिनेशन में मदद करना। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या नेचर है, तो डिसीजन मेकिंग मेनली एक ही है, डिसीजन मेकिंग फ्यूचरिस्टिक। क्यों, डिसीजन अपन किसके लिए ले रहे हैं, फ्यूचर के लिए। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग है सेलेक्टिव इन नेचर, भाई जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो निकाल के लाएगा। और सिस्टमेटिक अप्रोच है, और नो स्पेसिफिक रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, कोई ऐसा नहीं भाई इस तरीके से जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मांग सकते हैं। स्कोप क्या है, पुरानी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, फ्यूचर से रिलेटेड हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस, कंपाइलेशन ऑफ डाटा फॉर मैनेजमेंट अकाउंटिंग, असिस्टेंट डिसीजन मेकिंग, अचीविंग द ऑब्जेक्टिव, इंक्रीज द एफिशिएंसी, हेल्प इन फोरकास्टिंग एंड गेनिंग फीडबैक। आगे क्या करना है, किस तरीके से करना है। टेक्निक क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस, फंड फ्लो, कैश फ्लो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, मार्जिनल कॉस्टिंग, रेशियो एनालिसिस। आपको सारा कुछ पता चल रहा है कि ये भाई अल्टीमेटली क्या कर रहा है, वो एनालिसिस कर रहा है, ताकि इस एनालिसिस से वो डिसीजन ले सके। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मैं एनालिसिस क्यों करूँगा, ताकि मुझे पता चले कि आज मैं किस स्थिति में, और मुझे कौन से सेगमेंट में, कौन से पार्ट के अंदर मुझे आगे इम्प्रूवमेंट करना। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्यों कर रहा हूँ, कि मैंने ये सोचा था आज ये हुआ है, इन दोनों में क्या फ़र्क है, ताकि मैं आगे और अच्छा कर पाऊँ। बजटरी कंट्रोल क्या है, मैं पहले से ही आगे तय कर रहा हूँ कि मेरे को ये खर्चे में इतना काम करवाना है। मार्जिनल कॉस्टिंग हो गया, रेशियो एनालिसिस, डेब्ट इक्विटी का रेशियो क्या होना चाहिए, हमारा क्या है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, हमने इतना खर्चा लगाया इसकी वजह से कितना फ़ायदा हुआ, और स्टैटिकल एनालिसिस, स्टेट्स के मदद से ये करना। बिल्कुल मोस्ट प्रोबेबली ये ही आएगा कि भाई क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, जैसे एक बार तो शायद क्वेश्चन ये पूछा गया कि इसके अंदर इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं, और वो दिखते से ही पता चल रहा, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स और एक लिमिटेशन दे रखे थे। वैसा कंप्यूटर इन अकाउंटिंग के अंदर जो वो BSc तरीके के क्वेश्चन दे रखा था कि इसमें से कौन सा जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन ऑर्गेनाइजेशन, रिसोर्स जो है वो एलोकेट करना, परफॉर्मेंस मेजर करना, रिस्क मैन जो उसको पता करना, कोऑर्डिनेट करना वगैरह सारा कुछ। एडवांटेज क्या है, आप सही डिसीजन ले पाओगे, प्लानिंग कर पाओगे, एफिशिएंसी बढ़ा पाओगे, प्लानिंग वगैरह ये सारा कुछ कर पाओगे। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, प्लानिंग और कोऑर्डिनेटिंग वगैरह, डिसीजन, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह ये सारा कुछ। ठीक है, एक बार इसके क्वेश्चन देखिएगा इन दोनों के, तो आपको समझ आ जाएगा। टैली टाइप का लिखवा देंगे। और नॉर्मल इसमें से पूछा गया ना, तो जब भी वो कंप्यूटर इन अकाउंटिंग में एक ही क्वेश्चन पूछा गया कि भाई टैली की कुछ एक बार पूछा गया, टैली की शॉर्टकट की का क्वेश्चन पूछा गया, बाकी 5-6 बार तो जो क्वेश्चन पूछे गए ना वो तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे गए। क्लियर है, उसके मैं एक बार नोट्स जो है वो बना रहा हूँ, मतलब और बने हुए वैसे तो, लेकिन उसमें और किस पॉइंट से क्वेश्चन आ सकता है उसके हिसाब से उस चैप्टर को वापस उस नज़रों से एक बार देखना है। ठीक है भाई, ये यहाँ तक का एक बार देखिएगा। क्लियर है, और कोई डाउट हो तो आप मेरे उससे जो है वो पूछ लीजिएगा, नहीं हो तो कॉल कर लीजिएगा, बात कर लीजिएगा। क्लियर है, बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें ना।
और वो ईएफएम और इनके जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के रिजल्ट है ना, अभी उनकी ज़्यादा चिंता नहीं करें, वो जो है वो एग्ज़ाम उनके इंटू लेट ही होने हैं। तो जो भी एबीएसटी की और इनकी तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड में भी देखो इस बार कॉमर्स के लिए अच्छा है, पोस्ट है अच्छी खासी, 340 पोस्ट हैं, तो अच्छी खासी पोस्ट है। और दूसरा क्या है कि ये ऐसी स्थिति कि भाई जून तक आप कर रहे हो तो अल्टीमेटली आपका फर्स्ट ग्रेड है, मतलब ईएफएम, बीएडीएम और एबीएसटी तीनों का मिक्सर है एक तरीके का। तो कुछ पार्ट आपका आपके असिस्टेंट प्रोफेसर का तैयार हो ही रहा है, और जून के बाद में जिन्होंने अगर लास्ट टाइम दिया है तो उनके लिए तो वापस रिवीजन वाला ही पार्ट बचता है। क्लियर? जिसमें बीएडीएम में तो गुणा कम पास किए, लेकिन एबीएसटी और इसमें ईएफएम में गुणा भी ज़्यादा किए। हालांकि कट ऑफ फाइनल भी मेरे हिसाब से कम जानी चाहिए, जितनी लास्ट टाइम थे उससे कम जानी चाहिए। ईएफएम में तो काफ़ी ज़्यादा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन थे, तो और ज़्यादा कम होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, और थोड़ा क्या करो, कॉन्फिडेंस रखो, क्योंकि इसमें होता क्या है कि पढ़ते जाते हैं और एग्ज़ाम जो क्लियर नहीं होते, क्लियर नहीं होते, क्लियर नहीं होते, लेकिन फिर एक ऐसी स्थिति आती है कि फिर क्लियर होने शुरू होते हैं, फिर हर एग्ज़ाम क्लियर होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक पॉइंट आ जाता है जिसके अंदर जो रटने वाले फैक्ट है वो पता चल जाते हैं, भाई ये वाले रटने हैं। समझने वाले एक बार समझ लिए, फिर आपको उसके क्वेश्चन देख के आप वैसे ही कर लोगे, तो वो धीरे धीरे आप वो स्थिति में पहुंच जाते हो। तो आपको एक बार कंटिन्यूटी रखनी है बस पढ़ाई के अंदर, और देते जाना है टाइम, है ना। क्लियर है भाई? बाकी कोई हो डाउट तो आप मेरे को भेजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहे। बाकी अपन आगे और मिलते हैं और फिर बात करते हैं। तब तक एक बार इनको पढ़िएगा, और एक वो जो फाइल है बेसिक कॉन्सेप्ट वाली जो कि नई फाइल है, उसको एक बार वापस देखिएगा, उसको देख के फिर क्वेश्चन कीजिएगा। टेस्ट सीरीज के अंदर देखो, अभी टेस्ट के अंदर क्या है, मैं मेरे पास अभी हिंदी का वो टाइपिस्ट है नहीं। मैं टेस्ट जैसे ही अपलोड करूँगा, हिंदी के स्टूडेंट अभी जैसे ना तो वो क्लास में आ रहे हैं ना बात, लेकिन वो टेस्ट के लिए कहेंगे हिंदी में नहीं किया, वो नहीं किया। तो उससे अच्छा मेरे को लग रहा है कि मैं इससे ज़्यादा रिवीजन वगैरह पे ज़्यादा ध्यान दूँ। टेस्ट के लिए अब कलाम ने जो है, कलाम इंस्टीट्यूट ने एक टेस्ट कॉमर्स की जो है वो अपलोड की है। हालांकि शुरुआत में तो उसमें भी कुछ दिक्कत थी, कुछ ऐसे चैप्टर के भी क्वेश्चन उन्होंने डाल रखे थे जिनके जो आपके सिलेबस में नहीं थे, लेकिन अभी वो अच्छा चला रहे हैं, तो आप उसको एक बार देख सकते हैं। और बाकी मेरे हिसाब से एक वो यूथ पब्लिकेशन वाली जो बुक है ना, वो बेस्ट है। उसमें क्वेश्चन ठीक दे रखे हैं, अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, वो मैंने देखी है, बुक अच्छी है। इसके कलाम के तो मेरे को एक्चुअली किसी स्टूडेंट ने 3-4 पेपर भेजे, उसके हिसाब से ही मैं कह रहा हूँ वो भी ठीक लगी मेरे को पेपर। तो इन दोनों को देखिएगा। यार ये मेरे को इसके बारे में आइडिया नहीं, मैं पता करता हूँ इसके बारे में। क्लियर है भाई? जहाँ तक का देखिएगा। बाकी आपको कोई डाउट हो तो मेरे पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, 9602118772।